हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इसका एक और वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस ऑब्जेक्टिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ए क्लोरीन, बी ग्रेफाइट, सी फास्फोरस, डी सल्फर। अधातु विद्युत का सुचालक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, बी नंबर। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है अधातु में। बी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात कर रहा है, जो बहुत ही अधिक ज्यादा मतलब क्रिया अधिक करता है। वो हवा से भी क्रिया कर सकता है, पानी से भी क्रिया कर सकता है। तो ऐसे में आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडियम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई आप राह चल रहे हैं और कोई इंसान पूछ दे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आप तो बता नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको तो सुनार देते होंगे 18 कैरेट का, 12 कैरेट का, 14 कैरेट का, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का। लेकिन शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो इससे पहले आपको मैंने बताया था सोडियम को, जो कि बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। उसको खुले में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो हवा से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही। ऑप्शन नंबर है सोडियम। ऑप्शन नंबर है सोडियम, ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सोडियम। चलिए फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जो जलीय विलयन है उसमें निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो हम बता दें कि अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयरन उत्पन्न होता है, और OH माइनस आयरन होता है। वो होता है क्षार का, जिसको हम भस्म कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। H प्लस आयरन, H प्लस आयरन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल यानी कि सबसे मजबूत अम्ल की बात कर रहा है इन चारों में से। तो एच आपका नहीं हो जाएगा, HI भी नहीं होगा, HBr भी नहीं होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हो जाएगा आंसर सही, बी नंबर। HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका हो जाएगा बी। सही आंसर HCl। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन और आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है जिसे हम चुन कर लाए हैं। ये 2019, 21 और 23 का मिलाया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 6 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 6 तक तो क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोग पता होगा आप लोग को कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जो कि एक लवण का भी होता है। पीएच मान 7 होगा, क्योंकि ना तो जल क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। एक ऐसा होता है उदासीन होता है, इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7। कोई भी उदासीन चीज का अगर पीएच मान पूछता है तो उसका 7 बताइएगा, क्योंकि उदासीन 7 होता है पीएच स्केल पर। ठीक है, चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ए अम्ल, बी भस्म, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका हो जाएगा अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? भस्म। और लवण का तो कुछ कहना ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ए। ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये हर साल पूछता है धोबिया सोडा का, बेकिंग सोडा का सूत्र। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझिएगा। ये आपको 1 नंबर दे के ही जाएगा। चलिए इसका देखते हैं 9 नंबर का। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। Na2CO3 इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबिया सोडा का दूसरा नाम और पूछते सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। पूछ देते, तो इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर बी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कॉपर आपका हो जाएगा धातु, लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस जो कि एक अधातु है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है? हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और एकदम आसान भी है। कैल्शियम की परमाणु संख्या आप लोग को पता ही होगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 20। इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे तत्वों का वर्गीकरण में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्गों की संख्या थी। कितने वर्गों की संख्या थी? 8 वर्गों की संख्या। तो इसका हो जाएगा आपका सी। सी हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है Fe2SO4 इंटू 7H2O। जी नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया ये नंबर। बी नंबर क्या है? CSO4 इंटू हाफ H2O। ये बहुत सही आंसर है। यही इसका सही आंसर है। बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। बी नंबर आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू हाफ H2O। 14 नंबर क्वेश्चन है बोरोन का परमाणु भार क्या है? बोरोन का परमाणु भार क्या है? यहाँ पे आपको गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ परमाणु भार पूछा है, परमाणु संख्या समझ के इसको गड़बड़ाना नहीं है। बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 11। बोरोन का परमाणु भार 11। बोरोन का परमाणु भार 11। इसका परमाणु संख्या कितना है? तो बोरोन का परमाणु संख्या है 5। बी बोरोन 5। तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। अब देखते हैं 15 नंबर की कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जो है वो एक जिंक धातु का पुराना अयस्क है जिसे जिंक से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ए हो जाएगा राइट आंसर। जिंक, जिंक का अयस्क है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। आपका इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। आगे आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु के अनुपात हैं। अमोनिया का एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। तो अमोनिया का सूत्र आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं क्या होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और इसके एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब पूछा है पेंटेन जिसका अनुसूत्र है C5H12 C5H12 है कि कितने संरचना समावेश संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर राइट 3। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा। इसके 3 समावेश संरचना बनेगा। समय मतलब इसके समान जो संरचना बनेगा जो संभव हो सके इसके समान, तो वैसे 3 बन सकता है।
अब देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग का सदस्य है। कार्बन किस आवर्त सारणी के वर्ग का सदस्य है? तो आपको पता होगा कि वर्ग 14 को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन परिवार। वर्ग 14 को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन परिवार। क्या कहते हैं? कार्बन परिवार। वर्ग 14 को क्या कहते हैं? कार्बन परिवार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग 14, वर्ग 14 हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो गया। इसको कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है, उसी का पहला तत्व है। आपका हो चुका है 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। तो चीनी की कमी से तो नहीं हो सकता है, मोटापा से भी घेंगा रोग नहीं हो सकता है। मोटापा से तो आपका थायराइड वगैरह होता है, तो इसमें हो जाएगा रक्त की कमी से, तो आपको हो जाएगा दूसरा प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह सब। आपका हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र किस में पाए जाते हैं? मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये पत्तियों में पाए जाते हैं। हम लोग जब भी पत्ता बनाते होंगे तो देखते होंगे उसमें छिद्र छिद्र टाइप का जो बना रहता है, इसी में रंध्र पाए जाते हैं। इसी में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप जो मापना जाता है उसको यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसमें हो जाएगा लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, एमीटर से तो मीटर मापा जाता है विद्युत वाला, और स्टेथोस्कोप तो स्कोप हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्टेथोमीटर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा स्टेथोमीटर। डी नंबर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को। पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कोश में अंडाशय नहीं पाया जाता है, दलपुंज नहीं पाया जाता है, स्त्री केसर भी नहीं पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। पराग कोश में परागकण पाया जाता है। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग होता है हल्का पीला। आपको बता दें लसिका का रंग हल्का पीला होता है। कहीं कहीं आपको सफेद भी देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं रंगहीन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हल्का पीला रहे तो आप वहाँ पे हल्का पीला को टिक करेंगे, और सफेद दिया रहेगा तो सफेद को टिक करेंगे, और नहीं तो रंगहीन कलरलेस भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव न्यूनीकरण पदार्थ है? जैव न्यूनीकरण पदार्थ यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसका दोबारा रिसाइकल करके यूज हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल तो कागज आपका दोबारा यूज हो सकता है, वाहिका मल भी हो सकता है, लकड़ी भी हो ही सकता है। ये सब अनिम्नीकरणीय पदार्थ है।
DDT, इनमें से सभी हो जाएगा का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा DDT। डी नंबर आंसर हो जाएगा DDT, सब हो जाएगा इसमें। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? कोई भी गोलीय दर्पण है उसका फोकस दूरी अगर प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो ये गोलीय दर्पण हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल। उत्तल दर्पण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बी नंबर हो जाएगा आंसर आपका। अब पूछ दिया है अगर यही रहता कि -20 सेंटीमीटर है तो यह अवतल हो जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बी नंबर काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काल्पनिक। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र पूछ रहा है। ए 1/f बराबर 1/v-1/u नहीं होगा। दर्पण का सूत्र आपको बता दें कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए लागू होता है। एफ यानी कि फोकस दूरी, यू यानी कि वस्तु की दूरी, और भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको दर्शाता है। 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। आप देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कोई भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन को क्षमता में मापा जाता है। आवर्धन क्षमता को, लेंस को इसी में मापा जाता है, जिसको इंग्लिश में डायोप्टर कहते हैं। 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो समतल का कितना होगा? तो समतल का आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शून्य होता है समतल का। समतल का शून्य होता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से मिल सकता है? तो आपका इसमें से हो जाएगा उत्तल दर्पण से। इससे हो जाएगा उत्तल दर्पण से। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से ही मिल सकता है। आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है? परावर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, प्रकीर्णन। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपका 30 क्वेश्चन हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करते चलिए। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल आता है। इसमें से आपका 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आएगा, जिससे हम बताए हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।